हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं। तो आज हमारी क्लास है एमसीक्यू और थ्योरी की क्लास 6, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, क्लास को पूरी देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि डीएमईआर में पूछा गया है। देखो, तो डीएमईआर में कुछ तरीके के क्वेश्चंस आ सकता है। एक ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आर्terial ब्लड केस एनालिसिस से। यानी कि देखो, आर्terial ब्लड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। यानी कि आर्terial ब्लड हम कौन से पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। वीनस ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, कैपिलरी ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, ऐसे आर्टेरियल ब्लड भी कलेक्ट करते हैं। तो ये ब्लड हम कौन से पैरामीटर को एसेस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए करते हैं। देखो, ब्लड गैस एनालिसिस, हीमोग्राम, लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, ये चार ऑप्शंस आपके पास में है। जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जब आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शंस को देखना है, फिर सोच समझ कर हमें आंसर करना है। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्वेश्चंस कई बार आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है कि वो क्वेश्चन को देखते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हाँ, ये तो हमें आता है। और ऑप्शंस, मतलब वो इतने क्लोजली ऑप्शंस होते हैं ना कि आपको कंफ्यूज किया जाता है। इसलिए हमें ध्यान से पहले क्वेश्चंस और ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद ही आंसर करना है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कौन सा पैरामीटर्स के लिए आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड जो है कलेक्ट किया जाता है। तो देखो, वीनस ब्लड की अगर हम बात करें तो वीनस ब्लड वेन से कलेक्ट किया जाता है और आर्टेरियल ब्लड जो है आर्टरी से कलेक्ट किया जाता है। समझ में आ ही रहा है इतना तो, है ना? तो आर्टरी में सबसे मोस्ट कॉमनली जिस आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, कौन से पैरामीटर्स के लिए, सबसे पहले वो समझ लो। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ब्लड गैस एनालिसिस, है ना। ब्लड गैस एनालिसिस के लिए हम आर्टरियल ब्लड जो है कलेक्ट करते हैं। अब कौन सी आर्टरी से सबसे मोस्ट कॉमनली ब्लड कलेक्ट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो या तो रेडियल आर्टरी, सबसे मोस्टली रेडियल आर्टरी से ही कलेक्ट किया जाता है। अगर ये मिल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलते तो फिर हम ब्रेकियल से भी कर सकते हैं या फिर फेमोरल भी यूज कर सकते हैं, है ना? लेकिन मोस्ट कॉमनली रेडियल आर्टरी यूज करी जाती है। तो आर्ट्रियल सॉरी आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है फॉर ब्लड गैस एनालिसिस। ब्लड गैस एनालिसिस मतलब कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन एंड पीएच, पीएच के अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि एसिड्स और बेस, यूं कह सकते हैं। ऑक्सीजनेशन, एसिड एंड बेस को असेस करना, इसके लिए हम ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, है ना। तो आर्टरी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं। देखिए, ये सारे पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर्स के माध्यम से हम चेक करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिफेक्ट है या मेटाबॉलिक डिफेक्ट है ना। तो रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक के फंक्शंस को एसेस करने के लिए हम ये मेजर करते हैं। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है। देखो, तो पीएच की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एसिड और बेस है ना, तो उसमें आपका पीएच आता है कि 7.35 से 7.45 जो है, ये नॉर्मल रेंज होती है। ये सारी यहाँ पर जो दी हुई है, ये नॉर्मल रेंज है कि इतना आपका पीएच होना चाहिए ब्लड। अब अगर पीएच जो है कम होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिडोसिस। अगर पीएच कम होता है तो उसको हम एसिडोसिस कहेंगे, है ना। यानी कि 7.35 से कम की तरफ जाता है। और अगर बढ़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्केलॉसिस। एल्के लॉसेस, है ना, एसिडोसिस और एल्केलॉसिस। ऐसे ही हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होना चाहिए, 35 टू 45 mmHg होना चाहिए। ये रेस्पिरेटरी डिटरमिनेंट होता है। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होना चाहिए, 80 से 100 mmHg। मतलब कि आपका लंग्स जो है प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहा है या नहीं। तो रेस्पिरेटरी डिटरमिन करने के लिए ये होता है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझ लो, देखो, अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए, 22 से 26 MQ पर लीटर। ये मेटाबॉलिक डिटरमिनेंट होता है। ऑल्सो ये किडनी को भी एसेस करने के लिए यूज किया जाता है, किडनी, है ना।
किडनी और मेटाबॉलिक दोनों के लिए ये होता है। तो पीएच अगर, देखो पीएच अगर बढ़ता है ना, तो इसमें आपका HCO3 जो है वो भी बढ़ेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा। पीएच घटेगा तो बाइकार्बोनेट भी घटेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो पीएच बढ़ रहा है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, पीएच घट रहा है, बाइकार्बोनेट घट रहा है, बचा क्या हमारा, ये तीन चीजें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसमें। उसके बाद आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में ऐसा होता है कि अगर पीएच बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा। अब हमें देखो यहाँ पे पीएच अगर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्केलॉसिस, है ना। एल्केलॉसिस मतलब कि बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो भी हम उसको एल्केलॉसिस कहेंगे। पीएच बढ़ रहा है तो एल्केलॉसिस का, पीएच अगर कम होता है तो एसिडोसिस होगा, बाइकार्बोनेट भी एसिडोसिस होगा, मतलब कि बाइकार्बोनेट भी कम होगा। बाइकार्बोनेट किसको बता रहा है, बाइकार्बोनेट आपके मेटाबॉलिक और किडनी के फंक्शंस को बता रहा है। अब इसमें उल्टा होता है, इनकी दोनों के अपोजिट होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पीएच और बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है तो PCO2 घटेगा, यानी कि इधर एसिडोसिस है तो इधर हम क्या कहेंगे, एल्केलॉसिस। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे होगा कि ये ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये घटेंगे, और ये दोनों घट रहे हैं तो PCO2 बढ़ेगा। ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हम इसमें मेजर करते हैं जो कि 94 to 100% होनी चाहिए। ठीक है, ये पैरामीटर्स होते हैं आर्teriयल ब्लड गैस एनालिसिस के अंदर, इसी से हम मेजर करते हैं। अब देखो हीमोग्राम की अगर हम बात करें तो हीमोग्राम के बारे में तो सभी को पता ही है, हीमोग्राम यानी कि CBC। अब CBC के अंदर आपके बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। CBC में हम हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, प्लेटलेट काउंट, RBC इंडिसेस जो होते हैं, WBC, ये सारी चीजें पूरी आपके आ जाती है ना। तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट को ही हीमोग्राम कहा जाता है, और इसके लिए हमें किस कौन से ब्लड की जरूरत होती है, वीनस ब्लड की जरूरत होती है। फिर बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, तो इन तीनों के लिए हमें वीनस ब्लड की आवश्यकता होगी। किसकी, वीनस ब्लड की आवश्यकता होगी। लीवर फंक्शन टेस्ट में आप कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, ये पूरी प्रोफाइल्स होती है रीनल और लीवर की, है ना। तो जैसे हम लीवर की बात करें तो लीवर में आपका बिलीरुबिन आ जाता है, SGOT आ जाता है, SGPT आ जाता है, एल्बुमिन आ जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेट आ जाता है। ये सारे आपके लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर देखे जाते हैं, जिसमें हम लीवर के फंक्शन को एसेस करते हैं। रीनल फंक्शन, रीनल मतलब कि किडनी, तो किडनी फंक्शन टेस्ट के में आपका यूरिया आ जाता है, क्रिएटिनिन आता है, यूरिक एसिड आता है, इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं। ये सारे रीनल फंक्शन यानी कि किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, विच वायरुलेंस फैक्टर of Streptococcus pyogenes is primarily responsible for resistance to phagocytosis। यानी कि ये पूछ रहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस का कौन सा वायरुलेंस फैक्टर है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस हमने पढ़ा है ना, स्ट्रेप्टोकोकस नाम से ही समझ में आ रहा है। स्ट्रेप्टो यानी कि स्ट्रेप्ट चेन में होता है, और कोकस मतलब कि कोकाई है। ये है एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई। सो ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस का कौन सा ऐसा वायरुलेंस फैक्टर है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करता है। अब फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करना मतलब कि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी जो फेगोसाइट सेल्स होती है, जैसे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये आती है और उसको फेगोसाइट करते हैं। फेगोसाइट मतलब कि इंगल्फ करना। तो इसके पास में एक ऐसा वायरुलेंस फैक्टर होता है जो कि उसको फेगोसाइटोसिस से बचाता है, बैक्टीरिया को फेगोसाइट होने से बचाता है, कि हमारी बॉडी की जो सेल है उसको फेगोसाइट नहीं कर पाए, उसको इंगल्फ ना कर पाए, उसको खत्म ना कर पाए। इसके लिए उसके पास में एक वायरुलेंस फैक्टर होता है। तो वो वायरुलेंस फैक्टर कौन सा है, देखो, स्ट्रेप्टोलाइसिस ओ, एम प्रोटीन्स, हाइलुरोनिडेज, या फिर पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स, कौन सा होना चाहिए। तो गेस कीजिए इसमें कौन सा होगा। देखो ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इसी के फैक्टर्स है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस में ही पाए जाते हैं। सबका अलग अलग फंक्शंस होता है इसमें। ये वायरुलेंस फैक्टर है इसके, इतने और भी होते हैं इसके अलावा। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जो कि क्या कॉज करता है ना, ये कॉज करता है फेरेंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, ये पूछा जाता है कौन से डिसीज कॉज करता है। पायोजेनस की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना है ना। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस जो कि बीटा इमोलाइसिस कॉज करता है, ये भी लिख लो।
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस की बात हो रही है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस में आपकी और भी स्पीसीज होती है। तो ये बीटा हीमोलाइसिस कॉज करता है। एक अल्फा हीमोलाइसिस होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है ना। बीटा हीमोलाइसिस मतलब कि कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाना। तो ग्राम पॉजिटिव का ये बीटा हीमोलाइसिस कॉज करता है। फेरेंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, इसके अलावा रूमेटिक फीवर भी कॉज करता है ना। चलो, तो हम बात कर रहे थे कहाँ पर, राइट आंसर कौन सा है कि इसके पास में ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो कि फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करता है। तो वो होता है एम प्रोटीन्स। ये एम प्रोटीन्स इस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग को इनहिबिट करता है। जब कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग इनहिबिट होगी तो क्या होगा, फेगोसाइटोसिस रुक जाएगा। हमारी जो मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल है, वो इसको खा नहीं पाएगी, इनकफ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एम प्रोटीन्स वो वायरुलेंस फैक्टर है जो कि फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी इसके पास में होता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का काम होता है हीमोलाइसिस करवाना, आरबीसी को ब्रेक करवाना। ठीक है, इसका रोल ये होता है। हाइलुरोनिडेस, ये हाइलुरोनिडेस हमारे टिश्यू में प्रेजेंट जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ना, उसको ब्रेक करता है। उसकी मदद से, मतलब उसको ब्रेक कर देगा तो क्या होगा, ये स्प्रेड कर पाएगा इजीली हमारी बॉडी के अंदर। तो इसका रोल होता है स्प्रेडिंग में, है ना, कि ये बैक्टीरिया को स्प्रेड करवा पाए। इसका रोल होता है आरबीसी को ब्रेक करने में, डब्ल्यूबीसी को ब्रेक करने में, हीमोलाइसिस कॉज करवाने में। और पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स मतलब कि एज अ टॉक्सिन की तरह काम करता है। स्कारलेट फीवर रेशेस होते हैं ना, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो समझ में आया एम प्रोटीन कहाँ होता है, इस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है सभी को। तो ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की कहानी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है इसके पास में, है ना, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग रोल होता है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिस ओ हीमोलाइसिस के लिए, हाइलुरोनिक एसिड जो है ये हाइलुरोनिडेस हाइलुरोनिक एसिड्स को ब्रेक करता है और स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एम प्रोटीन प्रिवेंट करता है फेगोसाइटोसिस से। लिख लो भाई ये भी, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। किसको बचाता है, बैक्टीरिया को। कैसे, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग को इनहिबिट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, विच immunoglobulins is primarily responsible for mucosal immunity। म्यूकोजल इम्यूनिटी के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, म्यूकोजल इम्यूनिटी। म्यूकोजल इम्यूनिटी मतलब कि जो म्यूकोजल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। म्यूकोजल सरफेस जैसे कि सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां पे सिक्रीशंस है। इसके अलावा आपका गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। तो इनमें इनमें कौन सी एंटीबॉडी आपकी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो भी सिक्रीशंस होते हैं, है ना, म्यूकस, सलाइवा वगैरह, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है। देखो, तो आईजीए, आईजीएम, आईजीजी या फिर आईजीई एंटीबॉडी जो कि इनकी सरफेस पर प्रेजेंट होती है, कोई भी बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकती है, खत्म करती है। तो आईजीए जो है ये प्रेजेंट होती है आपके म्यूकोजल सरफेस पर, यानी कि ये म्यूकोजल इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। अब अगर हम बात करें आपके एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, मैंने आपको इजीली बता रखा है याद करने के लिए कि आप इसको कैसे याद करेंगे। गेम्ड, बहुत सारे गेम से भी याद रख सकते हैं, गामड़े से भी याद रख सकते हैं, अपनी अपनी ट्रिक है, अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो गैम्ड यानी कि आईजीजी एंटीबॉडी, है ना, ये है आईजीए एंटीबॉडी, ये है आईजीएम एंटीबॉडी, ये है आईजीई एंटीबॉडी, और ये है आईजीडी एंटीबॉडी। अगर आईजीजी की बात करें तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है, यानी कि सीरम में लगभग 75% जो है आपकी आईजीजी एंटीबॉडी होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी, है ना। और आईजीए नेक्स्ट इसके बाद में ये होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15%, और ये आपकी होती है 5 to 10%, और ये तो बहुत ही लो अमाउंट में होती है ना, वेरी लो। अब इसके अलावा आईजीजी का और क्या लिख सकते हैं आपकी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है ना, इसका जो स्पेसिफिक है वो आप लिख सकते हैं प्लेसेंटा को
क्रॉस करना। आईजीए जो कि सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है। अब इसके है ना दो फॉर्म होते हैं, ये मोनोमर फॉर्म में भी होती है और डाइमर फॉर्म में भी होती है। मोनोमर इसका हमें सीरम में देखने को मिलता है और डाइमर हमें इसका देखने को मिलता है सिक्रीशन में। ये कहाँ देखने को मिलेगा? सिक्रीशन में। आईजीएम पेंटामर सबसे पहले आने वाली है ना, पेंटामर है ना, इसको हम ये कहते हैं कि प्राइमरी, ये सबसे पहले जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है या कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल आता है तो सबसे पहले लड़ने के लिए कौन जाती है? आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीई और आईजीडी की बात करें तो ये पैरासिटिक या एलर्जिक इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आईजीडी जो है वो हमारा मतलब ये बी सेल रिसेप्टर पे प्रेजेंट होती है। बी सेल रिसेप्टर्स या बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें थी इसकी जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ बात करें हम म्यूकोजल की, तो म्यूकोजल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? आपका आईजीए। ठीक है, बाकी आईजीएम आईजीजी आईजीई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस ये आईजी ए के लिए है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है, आप इनको पूरा पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आती है। ये पूरा एक चार्ट है जो कि मैंने पहले आपको प्रोवाइड भी करवाया हुआ है क्लास में। 2-3 बार हमने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा है तो उन सब में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिंपल प्रोटीन इज soluble in dilute alcohol but not in absolute alcohol? यानी कि एक ऐसा सिंपल प्रोटीन्स जो कि डाइल्यूट एल्कोहल में तो सॉल्यूबल है लेकिन वो एब्सोल्यूट अल्कोहल में सॉल्यूबल नहीं है। ये ओ ट्रिपल एस में पूछा गया सवाल है 2021 में। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सिंपल प्रोटीन और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? ये सिंपल प्रोटीन कौन से हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन्स कौन से हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? सिंपल प्रोटीन वही है ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको आप ब्रेक करेंगे मतलब कि जो सिंपली केवल अमाइनो एसिड से बना हुआ है, जिसको ब्रेक करेंगे तो अमाइनो एसिड रिलीज होंगे। कंजुगेटेड प्रोटीन किसको हम कहते हैं? कि उसके साथ किसी प्रोटीन के साथ में कोई दूसरा पार्ट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कंजुगेटेड प्रोटीन हो जाता है। अब यहाँ देखो सिंपल प्रोटीन कौन सा, जो कि अल्कोहल के साथ, डाइल्यूट अल्कोहल के साथ में सॉल्यूबल है बट एब्सोल्यूट के साथ में नहीं है। तो स्क्लेरोप्रोटीन्स, हिस्टोन्स, प्रोलेमाइन्स या फिर प्रोटेमाइन्स, कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? देखिए इसका मैं एक पूरा चार्ट बना कर लाई हूँ, बताऊंगी आपको, लेकिन इसका राइट आंसर एक बार बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर है प्रोलेमाइन्स, है ना। प्रोलेमाइन्स जो है जो कि अनाज में पाया जाता है, गेहूं में हमें देखने को मिलता है, जौ जो होता है उसमें देखने को मिलता है, मक्का में भी हमें देखने को मिलता है। तो प्रोलेमाइन्स एक ऐसा प्रोटीन्स है, सिंपल प्रोटीन्स है जो कि डाइल्यूट अल्कोहल के साथ में, डाइल्यूट अल्कोहल के साथ में तो सॉल्यूबल है बट अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में ये इनसॉल्यूबल होगा, ऑल्सो वाटर के साथ भी इनसॉल्यूबल होगा, प्रोलेमाइड्स। ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन्स है, ये सारे जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये सारे सिंपल प्रोटीन्स है। किसके साथ में सॉल्युबिलिटी है, किसके साथ में नहीं है ना। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें ना डाइल्यूट अल्कोहल की तो 70 to 80% आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके, और कहाँ पर फाउंड होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो होता है एल्बुमिन, तो एल्बुमिन क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है। एल्बुमिन वाटर सॉल्युबल होता है। ये सीरम एल्बुमिन है, एग एल्बुमिन हो सकता है, सीरम में भी प्रेजेंट होता है ना, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में एग में हमें देखने को मिलता है। तो सीरम एल्बुमिन और एग एल्बुमिन इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। वैसे ही ग्लोबुलिन देखो, ये इनसॉल्युबल होता है प्योर वाटर में बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट। अगर डाइल्यूट सॉल्ट यूज करेंगे तो उसमें सॉल्युबल होगा बट प्योर वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। जैसे कि सीरम ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जो अभी हम देख कर आए हैं, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब आती है बात अपने राइट आंसर की, प्रोलेमाइन्स। प्रोलेमाइन्स की अगर हम बात करें तो ये 70 to 80% अल्कोहल यानी कि डाइल्यूट अल्कोहल में सॉल्यूबल है बट एब्सोल्यूट में नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, ग्लैडिन, जेन, हॉर्डिन, यानी कि ये सब किस में देखने को मिलेगा हमें? अनाज में, है ना।
अनाज में हमें देखने को मिलता है गेहूं, मक्का वगैरह, जौ, इन सब में देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्लूटेलिन्स, हिस्टोन्स, प्रोटेमाइन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स जो अपने ऑप्शंस में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी किसमें है, इनका एग्जाम्पल क्या है और कहाँ पर ये फाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन्स, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका स्ट्रक्चर, इनके टाइप्स, इनका क्लासिफिकेशंस, ये अच्छे से हमें पढ़ना होता है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर हमने बता दिया, हाँ, प्रोलेमाइंस। बाकी हिस्टोन, स्क्लेरोप्रोटीन्स और प्रोटेमाइंस के बारे में मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वायरस एंटीजन इज abundant इन लीजन्स, क्या पूछ रहा है ये कि जब व्हेन वायरस एंटीजन जो है लीजन में अगर abundant है, ये भी ओ ट्रिपल एस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देन इट कैन बी डिटेक्टेड बाय विच मेथड्स। अब आप ये सोचना मत कि भाई मैम ये किस टाइप के क्वेश्चंस है, जो पूछे गए हैं ना वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कि अगर वायरस एंटीजन लीजन में abundant है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप कौन से मेथड यूज करेंगे। देखिए मेथड कौन कौन सी दी हुई है, ऑप्शंस देखिए। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस या न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, या फिर हम सभी जो है यूज कर सकते हैं। आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन से मेथड यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज करी जाती है, मोस्ट कॉमनली मतलब कि हम लीजन में एंटीजन डिटेक्ट हमें करना है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो वायरस एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट का यूज करेंगे। किसका, फ्लोरोसेंस टेस्ट का, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट है ना। इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे, अब हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर फ्लोरोसेंस लेबल्ड एंटीबॉडी का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, ये फ्लोरोसेंस लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है जो कि सैंपल में प्रेजेंट है ना। यहाँ पर इधर हम देख सकते हैं एंटीजन क्वाइटेड ऑन स्लाइड्स, एंटीबॉडी फ्रॉम द पेशेंट सीरम्स है ना, और ये है एंटीबॉडी एंटी ह्यूमन आईजीजी कॉन्जुगेटेड विद फ्लोरोसेंस, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दी हुई है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझाने के हिसाब से बताते हैं। देखिए तो फ्लोरोसेंस लेबल्ड एंटीबॉडी हम यूज करते हैं और एक प्राइमरी एंटीबॉडी आपकी हो गई, और ये हो गया एंटीजन सैंपल्स में। जैसा कि हमने देखा कि अगर लीजन्स में एंटीजन हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर फ्लोरोसेंस लेबल्ड एंटीबॉडी यूज करेंगे। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का इसमें हम यूज करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। बाकी की जो अदर मेथड्स यहाँ पर है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये टेस्ट हम यूज करते हैं किसके लिए, एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। ये भी हम एंटीबॉडी डिटेक्शंस के लिए हो करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट भी हम एंटीबॉडी डिटेक्शंस के लिए करेंगे। तो इसमें एक ही है जो कि एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज होता है, वो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो ऑल ऑफ द अबाउ जो है या ऑल ऑफ ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग है। बचते हैं आपका यहाँ पर ऑल ऑफ, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी आपका रॉन्ग है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट जो है हम यूज करते हैं, जिसमें हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस लेबल्ड एंटीबॉडी यूज करेंगे एंटीजन डिटेक्शन के लिए, और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में हम यूज करें, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको, यहाँ पर ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स दोनों दी हुई है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के। ये भी आपका ओ ट्रिपल एस सी का ही क्वेश्चन है। देखो, विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी इक्विपमेंट दिए हुए हैं, इन इक्विपमेंट में कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। ऑप्शन से वैक्स, माइक्रोटोम, एम्बेडिंग या वाटर बाथ। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। वैक्स और एम्बेडिंग और वाटर बाथ, इन तीनों के लिए हमें टेम्परेचर की नीड होती है। माइक्रोटोम के लिए टेम्परेचर की नीड नहीं होती। माइक्रोटोम क्या है, माइक्रोटोम हम जिसमें हम मशीन का यूज करते हैं, तो इस मशीन में हमें टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। माइक्रोटोम जो है मशीनरी सिस्टम है जो कि सेक्शन कटिंग के लिए यूज होता है। आपका टिश्यू जो ब्लॉक आपने प्रिपेयर किया है, इससे रिबन सेक्शन कट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम का यूज करते हैं। रोटरी माइक्रोटोम, स्लेज माइक्रोटोम, है ना, ये सारे माइक्रोटोम मैंने आपको बताए हुए हैं। प्रीवियस क्लास जो ली थी उसमें माइक्रोटोम का मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था। तो ये सेक्शन कटिंग के लिए यूज होता है माइक्रोटोम।
तो माइक्रोटोमी और माइक्रोटोमी में क्या डिफरेंस है ये याद रखना। देखो माइक्रोटोमी क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम माइक्रोटोम का यूज करते हैं सेक्शन कट के लिए, है ना। माइक्रोटोमी इज अ प्रोसीजर कटिंग टिश्यू सेक्शंस यूजिंग माइक्रोटोम, ठीक है। और माइक्रोटोम क्या है, एक इक्विपमेंट है, एक ये मशीन है। जैसे रोटरी माइक्रोटोम हम यूज करते हैं सबसे मोस्ट कॉमनली, है ना। बाकी अल्ट्रा माइक्रोटोम हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। तो रोटरी माइक्रोटोम जिसमें हैंडल लगा हुआ होता है, रोटेट करते हैं और आपका सेक्शंस रिबन सेक्शन कट होते हैं, जिसमें हम नाइफ यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के। हाँ, तो माइक्रोटोम में हमें टेम्परेचर की नीड नहीं होती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। बाकी अगर वैक्स की बात करें, वैक्स जैसे कि पैराफिन वैक्स हम यूज करते हैं, है ना। पैराफिन वैक्स हम यूज करते हैं किसके लिए, जैसे एम्बेडिंग के लिए हम यूज करें, किसके लिए, एम्बेडिंग के लिए। एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉक प्रिपेयर करना, टिश्यू ब्लॉक प्रिपेयर करना फॉर सेक्शन कटिंग। तो हम जो वैक्स यूज कर रहे हैं पैराफिन वैक्स, ये मोल्टन पैराफिन वैक्स होता है। मोल्टन पैराफिन वैक्स होता है, इसको मेल्ट किया जाता है, फिर सॉलिडिफाई किया जाता है और टिश्यू ब्लॉक बनाया जाता है। इसके लिए मैंने आपको कैसेट्स वगैरह एल ब्लॉक्स बताया था, है ना। एल ब्लॉक्स बताया था ना मैंने, कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे। इसके अंदर हम वैक्स डालते हैं, ये मेल्टेड पैराफिन वैक्स होता है और इसका टेम्परेचर हमें याद रखना है 58 से 60 डिग्री सेल्सियस। कि पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये पूछा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स, तो 58 से 60 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया जाता है और इसमें पोर किया जाता है, ब्लॉक में टिश्यू रखा जाता है एक करेक्ट ओरिएंटेशन में, और उसके बाद में फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और आपका टिश्यू ब्लॉक बनके प्रिपेयर हो जाता है। और फिर इस ब्लॉक की क्या करी जाती है, सेक्शन कटिंग करी जाती है। मतलब कि आपको एम्बेडिंग के लिए और वैक्स चाहिए, है ना, एम्बेडिंग के लिए वैक्स चाहिए। तो एम्बेडिंग में भी हमें किसकी जरूरत है, वैक्स की जरूरत है ना। तो हमें इसमें टेम्परेचर की जरूरत भी होगी भाई, एक करेक्ट टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा, है ना। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर भी नहीं देना है। वाटर बाथ की अगर हम बात करें, जैसे ही हमारा सेक्शन कट होता है मशीन में, सेक्शन कट होने के बाद उसमें क्या फोल्ड्स रहते हैं, तो उन फोल्ड्स को रिमूव करने के लिए हम जो केमल हेयर ब्रश होता है ना वो यूज करते हैं, या फॉरसेप की मदद से भी उठा सकते हैं। जो रिबन सेक्शन आपके कट हुए हैं इस तरीके से, है ना, इनको हम उठाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक ब्रश है, इस ब्रश की मदद से हम उठाएंगे और उसको वाटर बाथ में ले जाकर फ्लोट कर देंगे। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली हम 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। तो इस टेम्परेचर पर आपके इस टिश्यू सेक्शन को ले जाकर उसमें फ्लोट करा जाता है ना, उसमें रख दिया जाता है ताकि सारे फोल्ड्स रिमूव हो जाए। जब फोल्ड्स रिमूव हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्लाइड्स लेंगे और इसके नीचे वाटर बाथ में जो रखा हुआ है उसको ऐसे उठाएंगे और एज इट इज आपकी स्लाइड पे वो सेक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद हम स्टैंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर की नीड होती है, हल्का सा गर्म हम पानी यहाँ पर यूज करते हैं ये फोल्ड्स रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्विपमेंट कौन कौन से है, वैक्स, एम्बेडिंग और वाटर बाथ। माइक्रोटोम नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोटोम। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच फोस्फोलिपिड आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स ऑफ द आर्कियोबैक्टीरिया। Which phospholipids are present in cytoplasm membrane of archaeobacteria? पर मैंने एक पहले क्वेश्चन आपको बताया है, अगर आपने सारी क्लासेस देखी होगी या पहले की क्लासेस सारी देखते हुए आते रहते होंगे तो देखो मैं जो भी पढ़ाती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन अपना आया और आपको ऑप्शंस बताए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए, ऐसा हम नहीं करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना। ये जो ऑप्शंस में, इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, तो इसमें से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्लास आपके लिए बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एम्स सीआरई का पेपर सॉल्व करवाया था, तो उसमें बताया था कि केवल लाइव क्लास में जो हमने पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो ये अगर लाइव क्लास ही आपने सारी देख ली ना, तो इसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल लाइव क्लास से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे ये तो हमारी प्रैक्टिस है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन पर कि कौन सा फॉस्फोलिपिड जो है आर्कियोबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। आर्कियोबैक्टीरिया जो है ना एक माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है आर्कियोबैक्टीरिया, जिसको हम आर्किया कहते हैं। पहले आर्कियोबैक्टीरिया कहा जाता था, अब इसको अलग डोमेन में रख दिया गया है, तो इसको हम आर्किया कहेंगे। तो ये ना यूनिसेल्यूलर है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की तरह था लेकिन बैक्टीरिया है नहीं, है ना। तो ये बैक्टीरिया की तरह था। हाँ, तो ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक है ना, याद रखना है हमें, प्रोकैरियोटिक यानी कि है बैक्टीरिया के जैसा ही। क्या है? प्रोकैरियोटिक। इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको पहले आर्कोबैक्टीरिया कहा जाता है, आर्कियोबैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की जैसा होता है, यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोटिक है, बट फिर इसको डिफरेंट डोमेन में रखा गया और इसको आर्किया बोला जाता है। तो ये एक यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और ये ह्यूमन के गट में भी पाया जाता है, यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है मैथेनोजेंस, है ना, मैथेनोजेंस, जो कि ह्यूमन गट में हमें देखने को मिलता है, ह्यूमन गट में। अभी इसका डिसीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया है कि भैया ये कौन से डिसीज कॉज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। तो आर्किया, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी यूनिक पैटर्न में होती है। यूनिक पैटर्न में कैसे? जैसे हम यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में देखेंगे ना, तो हमारे पास ग्लिसरॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन में हम देखते हैं ग्लिसरॉल, और जो फैटी एसिड्स होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होता है उनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। तो इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। कौन से? ईस्टर बॉन्ड्स है ना, हमने पढ़े हैं कि इसके बीच में ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। जबकि अगर हम आर्किया के अंदर देखें ना, तो आर्किया में जो ग्लीसरोल होता है उससे कौन बाइंड होता है? ईथर, यानी कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ईथर बॉन्ड होता है। ग्लिसरॉल और आपका ये वाला जो प्रेजेंट ना फॉस्फोलिपिड्स है ना, इसमें आइसोप्रेनॉइड चेन्स होती है। देखो, पोली आइसोप्रेनॉइड्स ब्रांच्ड चेन होती है, इसमें ब्रांच चेन नहीं होती है, स्ट्रेट चेन होती है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में देखें तो। यानी कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल ईथर बॉन्ड्स, इन यानी कि इन दोनों के बीच में ईथर बॉन्ड्स होता है, सीधा सा याद रखो, है ना। तो पोली आइसोप्रेनॉइड ब्रांच चेन होती है आर्किया में। जबकि हमारे यानी कि ह्यूमन में या प्रोकैरियोटिक में अगर हम देखें बैक्टीरिया में, तो क्या होगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की चेन होती है, बीच में ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं, इसमें ईथर बॉन्ड्स होते हैं। ये दो तीन पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे हम काइलोमाइक्रोन्स की बात करें, ये वाला ऑप्शंस देखो, तो काइलोमाइक्रोन्स क्या है? काइलोमाइक्रोन्स हमने पढ़ाया ना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, मैंने आपको पढ़ाया, लिपिड में भी पढ़ाए हैं काइलोमाइक्रोन्स। तो काइलोमाइक्रोन्स क्या है? ये लिपोप्रोटीन्स है जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो काइलोमाइक्रोन्स आर लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, है ना, यूकैरियोटिक में हमें देखने को मिलते हैं। लेसिथिन और कैफेलिन्स, लेसिथिन ऑल्सो हमें यूकैरियोटिक में देखने को मिलते हैं, कैफेलिन्स हमें बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है आर्किया का, जो कि बैक्टीरिया के जैसे ही दिखता है बट डिफरेंट होता है। तीनों में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, तीनों में लिपिड बाइलेयर होती है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकला आपका पोली आइसोप्रेनॉइड ब्रांच्ड चेन लिपिड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हिपेटाइटिस वायरस इज अ डीएनए वायरस, यानी कि कौन सा हिपेटाइटिस वायरस डीएनए वायरस होता है। हिपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो हिपेटाइटिस यानी कि लीवर में इंफ्लामेशन कॉज करने वाला वायरस। अब हिपेटाइटिस केवल वायरस की वजह से ही नहीं होता है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। हिपेटाइटिस के कई और कारण भी हो सकते हैं, अल्कोहलिक रीजन भी हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक वायरस की कंडीशंस में होता है और एक बिना किसी ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो चलो हम यहाँ बात कर रहे थे हिपेटाइटिस की, तो हिपेटाइटिस वायरस में हम ए बी सी डी ये सब पढ़ते हैं। हिपेटाइटिस ए पढ़ते हैं, हिपेटाइटिस बी पढ़ते हैं, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी और हिपेटाइटिस ई। ये मैंने आपको 5 टाइप के बताए हैं, जो कि आगे मैं और बताने वाली हूँ इसके बारे में भी आपको। तो कौन सा डीएनए वायरस होता है? इनमें से कुछ आरएनए होते हैं और कुछ डीएनए होते हैं, कुछ नहीं, एक ही डीएनए होता है, बाकी सब आरएनए होता है। तो यहाँ देख लो, है ना, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, इनमें से केवल और केवल हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो डीएनए वायरस होता है, बाकी आल जो है वो आरएनए वायरस होते हैं।
है ना। इनकी फैमिली भी अलग अलग होती है। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस की हम बात करें तो ये हेपा डीएनए वायरस से बिलोंग करता है ना। हेपा डीएनए विरिडीए फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे एचएवी यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये पिकोरना विरिडीए से बिलोंग करता है। किससे? पिकोरना, पिकोरना विरिडीए से। ये आपका हेपा डीएनए से, है ना, हेपा डीएनए विरिडीए। और एचसीवी फ्लेवी से, किससे? फ्लेवी विरिडीए से। इस तरीके से इनकी फैमिली सबकी अलग अलग होती है। यहाँ देखो एच ए वी यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस का ट्रांसमिशन रूट क्या होता है? ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एच बी वी जो है ब्लड, सेक्सुअल या बर्थ के थ्रू ट्रांसमिट होता है। एच सी वी ब्लड के थ्रू होता है। एच डी वी एक आरएनए वायरस है ना। ये आपका डिपेंडेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस पे। ये किस पे डिपेंडेंट होता है? देखो, नीट एच बी वी टू रेप्लिकेट्स, यानी कि इसको रेप्लिकेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? हेपेटाइटिस बी वायरस के जो सरफेस एंटीजन है उनको यूज करके, और फिर ये रेप्लिकेट करता है, सिंगल नहीं कर सकता। तो इसको हेपेटाइटिस बी वायरस की नीड होती है, और ये एक आरएनए वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जैसे ट्रांसमिट होगा वैसे ही ये भी ट्रांसमिट होगा। हेपेटाइटिस ई वायरस की अगर हम बात करें तो ऑल्सो ये भी एक आरएनए वायरस है और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी इसका स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? हेपेटाइटिस ई एंटीजन जो मैंने आपको बताया है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है ना, कब कौन सा एंटीजन आप डिटेक्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सा एंटीजन डिटेक्ट होता है, कब वो डिसअपियर होते हैं, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेपेटाइटिस बी हम लगाते हैं हेपेटाइटिस बी मतलब कि इसे कॉमनली बोला जाता है, यानी कि एच बी एस जी हम लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जिसको हम बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन। देखो, तो हेपेटाइटिस ए कुछ ऐसा दिखता है, हेपेटाइटिस बी ऐसा होता है, सी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है, हेपेटाइटिस ई ऐसा होता है। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हेपेटाइटिस के बारे में। तो समझ में आया आपको कि कौन सा डीएनए वायरस है? हेपेटाइटिस बी वायरस जो है एक डीएनए वायरस है, बाकी सभी के सभी आपके आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा कि विच साइटोलॉजिकल फीचर इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी इन पेपिस्मियर। यानी कि साइटोलॉजिकल फीचर्स कौन सा सबसे मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है किसमें? पेपिस्मियर में। पेपिस्मियर जो होता है ना, वो मतलब सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है साइटोलॉजी का। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं: कोइलोसाइटोसिस, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियोज, या प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, या साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशंस। कौन सा हमें मोस्ट कॉमनली जो है देखने को मिलता है? तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? पेप स्मीयर बनाते हैं, पेप स्टैनिंग हम करते हैं, पेप स्टैनिंग हम करते हैं, पेपेनिकुलर स्टैनिंग इसको हम कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर दिखा है कि कौन सा साइटोलॉजिकल फीचर्स जो है वो मैलिग्नेंसी में मोस्ट सजेस्टिव होता है। देखो, कोइलोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो कोइलोसाइटोसिस मोस्ट कॉमनली सजेस्टिव फीचर नहीं होता है। सबसे मोस्ट कॉमनली जो सजेस्टिव फीचर्स जो हमें देखने को मिलता है कैंसरस कंडीशंस में, वो है इंक्रीज्ड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। यानी कि हमें सबसे मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस का इनलार्ज हो जाना और साइटोप्लाज्म का कम हो जाना। नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपका न्यूक्लियस छोटा होता है और साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। लेकिन इन कैंसरस कंडीशन हमें न्यूक्लियस क्या देखने को मिलता है? इनलार्ज देखने को मिलता है, और साइटोप्लाज्म कम देखने को मिलता है। देख रहे हैं, ये पूरा मतलब साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस ने कवर कर लिया है, तो काफी बड़ा हमें देखने को मिलता है। जबकि नॉर्मली हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, साइटोप्लाज्म काफी बड़ा होता है। काफी बड़ा नहीं, मतलब कि एक नॉर्मल जो रेशियो होता है वो बता रही हूँ। इस तरीके से कंडीशंस हमें देखने को मिलती है इन कैंसर।
इसमें और सेल बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो सेल बहुत सारी मिली हुई भी हमें देखने को मिलती है इसमें। देखो, प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, इन्फ्लामेटरी सेल्स कौन सी होगी, जैसे टिश्यू में इन्फ्लामेटरी सेल्स आपकी, जैसे मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, इनको हम इन्फ्लामेटरी सेल्स कहते हैं ना। जब इन्फ्लामेशन में इन सेल्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना नॉर्मली कम प्रेजेंट होती है, लेकिन जब कोई भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाती है। तो इन्फ्लामेटरी सेल्स ये इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलती है, बट कैंसरस कंडीशंस में ये कंडीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशंस और कोइलोसाइटोसिस में यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये है साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशंस, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशंस है ना। साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको, देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ये है साइटोप्लाज्म, इसमें ये वैक्यूल्स, इस तरीके से वैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे फेट डॉपलेट देखने को मिलते हैं ना, उस तरीके से। तो ये लीवर कंडीशंस में भी देखने को मिलते हैं, वायरल इन्फेक्शन में भी देखने को मिलते हैं, कुछ म्यूकस सिक्रीशंस में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कोई कैंसरस कंडीशंस में सजेस्टिव फीचर्स नहीं है। यहाँ हम बात करते हैं कॉइलोसाइटोसिस। तो कॉइलोसाइटोसिस ये हमें देखने को मिलता है किसमें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन में हमें कॉइलोसाइटोसिस इस तरीके से देखने को मिलता है कि आपका ये जो न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग हमें एक क्लियर हैलो एरिया देखने को मिलता है, एक खाली स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो उसको हम कहते हैं कॉइलोसाइटोसिस, जो कि हमें एचपीवी के इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो, जो कि हमें देखने को मिलता है कब, मैलिग्नेंसी की कंडीशन में, जब आप पेप स्मीयर में देखते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट आप जरूर करें, और भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी महाराजा बेस 2.0 बेसिक टू एडवांस आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहीं पर आपको सारी पिक्चर्स जो है अवेलेबल है, अगर आप किसी भी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।